हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, या यूं कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अब ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात की पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो वैसी प्रॉपर्टीज जो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कुछ फिक्स इंटरवल है तो उसके बाद वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और बेसिकली इसको टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड द सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि जो सिंगल एटम के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जेड इफेक्टिव, ये सब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ सिंगल एटम के बेसिस पे ही एक्सप्लेन की जाती है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज किसे बोलेंगे, जो सिंगल एटम के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मतलब उसमें मोर देन वन एटम की रिक्वायरमेंट है। तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसमें रेडियस की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, या ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एटम है, और इस एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इज Z/A, मैंने इंडिकेट कर रखा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसा हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड ZE इंडिकेट द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एम शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब ये एम शेल के इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लग सकता है कि न्यूक्लियस के कारण इसका अट्रैक्शन हो रहा होगा। मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है अट्रैक्शन, और उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि उसके इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज के और एल में जो इलेक्ट्रॉन है, उनसे उनका हो रहा होगा रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे इनसे क्या हो रहा होगा, रिपल्शन। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज एम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन पे टू टाइप्स के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट वन क्या, इनर शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपल्शन, और जो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है उनसे हो रहा है अट्रैक्शन। तो दो टाइप के फोर्स हो रहे हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली यही बताता है कि जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे जो रिपल्शन लग रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। जैसा आप हाइड्रोजन के बारे में सोचो, हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो रिपल्शन फोर्स लगेगा नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो चलिए अब जानते हैं इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों कहते हैं। उससे पहले एक बार और मैं बता दूं आपको, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, अब मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उनके बीच में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे अट्रैक्शन हो रहा है। मैं पूछूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, जैसे कि मान लो कि आपके पास प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन में 10 प्रोटॉन है ना, मान लो, और 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। और मैं बात कर रहा हूं उस इलेक्ट्रॉन का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। तो उस इलेक्ट्रॉन का 10 प्रोटॉन से जो अट्रैक्शन होना चाहिए था, क्या वो अट्रैक्शन रहेगा या उससे कम रहेगा। जैसे अब इसमें आते हैं, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है एटम का, के और एल और एम शेल मैंने दिखा रखा है। तो एम में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उससे अट्रैक्शन होना चाहिए था, और उससे जो अट्रैक्शन होना चाहिए था, उस अट्रैक्शन के बीच में कौन आ रहा है, के और एल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बीच में आके रोक रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, जो नेट अट्रैक्शन होना चाहिए था न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उतना नहीं रहेगा, कुछ कम रहेगा। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर कितना कम रहेगा, वो उतना ही कम रहेगा जितना इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे।
तो जो नेट अट्रैक्शन लगना चाहिए था उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, जो उनका इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन हो रहा है, तो जो नेट अट्रैक्शन बचेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसी नेट अट्रैक्शन को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो पढ़ लेते हैं एक बार। द फर्स्ट पॉइंट इज द रिपल्शन फोर्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यहां तक क्लियर है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये बात। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ूं, तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इनर शेल के कारण, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्योंकि अंदर में और इलेक्ट्रॉन है, उनके कारण रिपल्शन लग रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन तो लग नहीं रहा है। दैट इज टोटल नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज जेड इफेक्टिव। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज जेड इफेक्टिव, तो आप उसे अच्छे से समझा सकते हो कि कोई एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगना चाहिए था वो नहीं लगता है, क्योंकि उसके बीच में और भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जो नेट अट्रैक्शन की बात करता है उसे ही कहते हैं जेड इफेक्टिव। अब मैथमेटिकल टूल से हम जेड इफेक्टिव किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चलिए वो सीखते हैं। जेड इफेक्टिव फाइंड करने का तरीका है कि जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर दूं, जो रिपल्सिव फोर्स है उसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दूं, तो जो बचा उसे हम नेट अट्रैक्शन बोलेंगे या उसे ही हम जेड इफेक्टिव भी कहेंगे। और ये जेड इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं स्लेटर्स रूल से। तो कभी आपसे पूछा जाए किस तरीके से हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल अपन ये पता कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि स्लेटर रूल्स किस पे डिपेंड करता है। तो उससे पहले मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूं। एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। अब थोड़ा सा आपको इस पे सोचना है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो रहे हैं, और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होंगे तो सिंपल सी बात है जो नेट अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो कम हो जाएगा। समझ में आई बात ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने अभी लिखा है। तो चलिए और फिफ्थ पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ये जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो कि कोई एटम है, बीच में सेंटर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं हमें पता है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक। और अगर मैं इसको के शेल दूं, इसको एल एम और एन दूं, तो मैं पूछूं आपसे कि बेटा सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन से शेल का है, तो सिंपल सी बात है, यहां से आप देख के बोलोगे एन शेल का डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, हमें पता है डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी कम होगा। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो शेल है वो कौन सा है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, कहाँ कितने आगे तक जाते हैं उसके बेसिस से डिसाइड करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन भी कम होगा। वैसे भी हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि दो चार्जेस है तो क्या होता है, के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बता सकते हैं। चलिए आते हैं सिक्स पॉइंट की ओर। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, फॉर सेम शेल, अगर हम लोग एक ही शेल में, जैसे मान लो एन शेल में प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा किसका शील्डिंग पावर होगा। शील्डिंग पावर मतलब क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा किसका लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो एस का ज्यादा होता है, उसके बाद पी का होता है, और डी और एफ का बच्चों बहुत ही कम होता है। और जो मैंने सिक्स्थ पॉइंट बोला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन समझाऊंगा या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन समझाऊंगा तो उसमें ये चीज आने वाला है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहली बात, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे रिपल्शन अट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है उससे कम होता जाएगा। दूसरी बात, अगर आप सेम शेल में है और अगर आपके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज एस पी डी एफ है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स जो है वो एस का होगा, उसके बाद पी का, और डी और एफ का बहुत कम होता है क्योंकि ये डिफ्यूज्ड होते हैं।
डिफ्यूज होने के कारण इनका शील्डिंग या शील्ड करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। तो जैसा कि हमने देखा कि z इफेक्टिव अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो उसको सबसे पहले अपन z माइनस सिग्मा, जिसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, जहां पर z क्या होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर हमें किसी तरीके से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से z इफेक्टिव पता कर लेंगे, दैट इज नेट अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन का होगा, ये पता कर लेंगे। तो चलिए इसका सबसे फर्स्ट रूल को पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है किसी भी एटम का, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फर्स्ट 1s, देन 2s2p, देन 3s3p को ब्रैकेट में रखेंगे, देन 3d, देन 4s4p, 4d 4f, इस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑर्डर ही यही रहेगा, नहीं। जैसा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखा है वैसे लिखो आप, और प्रिंसिपल वगैरह याद होगा आपको, वैसा लिखो और उसके बाद कुछ इस तरीके से आप अरेंज कर दो। ठीक, ये अरेंजमेंट सबसे पहला काम रहेगा। इसको एग्जांपल से भी हम लोग देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, और ये जो लिखा हुआ है ना इसको भी शॉर्ट वे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर s और p में इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम किस तरीके से शील्डिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ns और np में है तो उसके राइट साइड के ग्रुप में, जैसे मान लो यहाँ पे 3s 3p है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर अपने को इसका शील्डिंग इफेक्ट निकालना होगा, शील्डिंग कांस्टेंट निकालना होगा, तो इसके राइट साइड जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन शील्ड करने में कुछ भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके राइट साइड के ग्रुप में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रखना है। ठीक, बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ए पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम शेल नंबर विल हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 ईच। अब इसका मतलब समझो कि जैसे सेम शेल की अगर बात कर रहे हैं, एनएस और एनपी की बात कर रहे हैं, तो उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसमें अपने को 0.35 का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है। लेकिन अगर 1s सब सेल की बात हो तो उसमें 0.30 होगा, है ना। अब ये वाला जो पॉइंट है 1s सब सेल वाला, इसको मैं अलग से एग्जांपल में क्लियर करूंगा, इसको अभी ना ही देखो तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि अगर आप इसको 0.30 वाले को दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनो। अगर NS-NP में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो आपको 4s शेल के बारे में बोला गया, तो 4s और 4p में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा शील्ड करने में उसे 0.35 कंसिडर करना है। अगर सी पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल, मतलब जस्ट उसके पहले वाले शेल की अगर बात करें तो उसमें जो शील्डिंग फोर्स होगा उसका हम लोग का कंट्रीब्यूशन 0.85 कंसिडर करना है। और अगर n-2 में चले जाए तो वहां पर 1 कंसिडर करना है। मतलब जिस शेल के बारे में फाइंड आउट कर रहे हो NS-NP में उसमें 0.35, अगर n-1 में जा रहे हो तो 0.85 और n-2 में जा रहे हो तो 1। ठीक, अब इसको एग्जांपल से ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अभी इसको देखते हैं, पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं डी और एफ में कई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे। इसमें भी पहला पॉइंट वही है बच्चों। पहला पॉइंट क्या है कि अगर राइट साइड में जिस ग्रुप पे अपन चेक कर रहे हैं उसके राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उनका शील्डिंग कांस्टेंट कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन एक भी नहीं होगा उसके रिपल्सिव फोर्स में। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, जैसे कि एनडी और एनएफ में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका 0.35 होगा, और उसके छोड़ के जो भी आपको दिखेंगे उसका 1.0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप जिस डी इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट कर रहे हो तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है ना उस शेल में, उसका रिपल्सिव फोर्स 0.35 और उसको छोड़ के कुछ भी दिखा तो 1.0। मतलब डी और एफ सब शेल का याद करना तो बहुत आसान है। तो चलिए किस तरीके से है उसको हम देखते हैं। सबशेल ऑफ पर्टिकुलर शेल दैट इज एस और पी ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो सेम शेल का है, मान लो कि 4s के बारे में बात कर रहा था, 4s और 4p में जो भी रिपल्सिव फोर्स होगा 0.35, जस्ट उसके पहले वाले शेल में 0.85 और उसके पहले के पहले अगर चले जाएं तो 1 रिपल्सिव फोर्स होगा। जबकि डी और एफ में क्या होगा, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है जैसे डी और एफ में देख रहे हो तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0.35 का कंट्रीब्यूशन देंगे, जबकि n-1 या n-2 कुछ भी चले जाओ उसमें 1 ही होगा।
तो ये बात आपको अगर याद है, ये जो मैंने पॉइंट अभी बताया, तो ऊपर पढ़े हुए पॉइंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मिला जुला के ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रहे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस या हम लोग जेड इफेक्टिव फाइंड आउट जो करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो उस समय जेड इफेक्टिव क्या होगा, और अप टू डाउन जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से उसके साइज पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये सब बातें जानेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में कि चलिए आप इसका जेड इफेक्टिव फाइंड आउट कीजिए। इससे हमें सिर्फ ट्रेंड पता चलेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव का रोल बहुत जगह आने वाला है। तो चलिए इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जेड इफेक्टिव पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। और हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही फाइंड आउट करना है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर देंगे तो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उसे माइनस कर देंगे तो जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। और उस जेड इफेक्टिव से हम किसी भी दो एलिमेंट का नेट अट्रैक्शन पता कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का नेट अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल से ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, तो फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। तो सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2:2 2p6 3s1 होता है। अरेंजमेंट किस तरीके से करना है ये अपने को पता है। तो चलिए इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब सबसे पहली बात कि हमें ये देखना होगा कि ये बोला है आउटर मोस्ट के लिए, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है उस पर फोकस करो। आउटर मोस्ट बोला है दैट इज 3s, तो इसे हम क्या मानेंगे n। तो n-1 हो जाएगा ये 2n-1, और ये क्या हो जाएगा n-2। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी बात है उसमें 0.35 इंटू क्या करेंगे, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है रिपल्सिव फोर्स लगाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसी इलेक्ट्रॉन पे अपने को फाइंड आउट करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, इसीलिए मैंने 0.35 इंटू जीरो लिखा। अब आते हैं n-1 में। n-1 में याद करो क्या होता है 0.85। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। उसके बाद n-2 में कितने हो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका होता है 1। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.8। तो अगर हमें z इफेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट दैट इज 11 माइनस 8.8, और जब इसको अपन फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 2.2। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए इसी पर बेस्ड में आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, और वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। अब आपको इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे फॉर 2s इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड और राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3 ये हमने लिख दिया। अब हमने जब ये वाला पार्ट लिख दिया तो इसे अरेंज करेंगे जिस तरीके से स्लेटर्स रूल में बताया गया था। तो अरेंजमेंट जब करेंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि 1s2 देन 2s2 और 2p3 होता है। तो n की वैल्यू तो ये हो गई, और ये क्या हो गया n-1। अब यहाँ पे अपने को स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता करना है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन का लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो 4 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई किससे होने वाला है 0.35 से। फिर n-1 में किससे करते हैं 0.85 से, और कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.1। तो z इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 माइनस 3.1 इज इक्वल टू 3.9। अब देखो हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन का हुआ 3.9, और अभी थोड़ी देर पहले हमने किसका फाइंड आउट किया था, सोडियम का। सोडियम का कितना हमने फाइंड आउट किया था 2.2। आ रही बात समझ में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नेट अट्रैक्शन किस में ज्यादा है और किस में कम है। नेट अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, नाइट्रोजन वाले में, साइज छोटा भी है इसका। सोडियम देखो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से, और डिस्टेंस बढ़ने से नेट अट्रैक्शन भी कम होगा। तो इस तरीके का कंपैरिजन हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं डी और एफ का, लेकिन उससे भी पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। For 4s and 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक,
अब देखो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम ऑर्डर में लिखा है जैसा हमें पढ़ाया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मैंने लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये अरेंजमेंट कर लिया। सबसे पहले अपन चलो फाइंड आउट करते हैं 4s के लिए, ठीक। और अगर हम लोग 4s के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 4s कहाँ है, ये। अब ns और np, तो इसको तो मैंने n मान लिया। क्यों माना समझ में आ रहा है, क्योंकि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में बैठे हुए जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे n मान लिया। तो n-1 क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट n-1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, n-2, सॉरी ये वाला पार्ट n-2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं 4s2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा 0.35 इंटू क्या हो जाएगा 1। अच्छा 1 क्यों हुआ समझ में आ रही है बात, क्योंकि 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब आते हैं n-1 में। n-1 की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से, और बाकी जितने भी बच गए हैं उन सबको अपन किस में कंसिडर कर लेंगे, 1 वाले में, n-2 या n-3 जितने भी बच गए सब उसमें कंसिडर करेंगे। तो 6 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 25.65। अब इसका z इफेक्टिव अपने को पता करना है, तो z इफेक्टिव अगर पता करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग को इसका एटॉमिक नंबर और जो हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की वो कितनी रही 25.65, और जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो कुछ 4.35 की वैल्यू के आसपास आ जाएगी। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया वो 4s के लिए फाइंड आउट किया। अब अपने को फाइंड आउट किसके लिए करना है, अब अपने को फाइंड आउट करना है 3D के लिए। तो मैं ये वाला थोड़ा पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। क्यों, अब उसको आपको समझ में आने वाला है क्यों। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 3D के बारे में। अब देखो 3D की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3D है, तो इसके राइट साइड वाले का तो हम लोग को कोई कंट्रीब्यूशन करना ही नहीं है, मतलब ये जो 4s का है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। अब हमने जैसा कि अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि D और F में जिस ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो 0.35 होगा। तो 3D के लिए अगर मैं सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 3D 10 है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है बच गए जो एक इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, और बाकी जितने भी बच गए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझना, 3D उसमें उस ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन बच गए उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 0.35 से, और बाकी जो भी बच गए उनको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले थे, याद करो, उसको मल्टीप्लाई करने थे 1 से। तो 1 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16 एंड 16 + 2 18, तो 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी कुछ 21.15 के आसपास आएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसका z इफेक्टिव फाइंड आउट करना है, और z इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे तो 30 - 21.15 आएगा, जिसकी वैल्यू लगभग 8.85 के आसपास आएगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इससे क्या समझ में आया, जिंक है एक ही एलिमेंट के 4s में हमने जब z इफेक्टिव फाइंड आउट किया और उसी में जब 3D में फाइंड आउट किया तो क्या अपने को डिफरेंस दिखा। देखो 3D मतलब थर्ड शेल की बात हो रही है, 4s मतलब फोर्थ शेल की बात हो रही है, ठीक। जो नजदीक है उस पर z इफेक्टिव ज्यादा है, z इफेक्टिव ज्यादा है इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, और 4s की अगर मैं बात करूं तो वो उसका डिस्टेंस बढ़ गया, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया नेट अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहा था। तो ओवरऑल z इफेक्टिव के टोटल कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो रहे हैं विद एग्जांपल्स। तो चलो बच्चों यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में z इफेक्टिव का ट्रेंड कैसा होता है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो क्या फर्क होगा z इफेक्टिव पे। वैसे तो फाइंड आउट करके हम लोग देख सकते हैं खुद से, फॉर्मूला z इफेक्टिव का हमने सीख लिया स्लेटर रूल से, उसके आगे खुद से भी देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स को आप एटॉमिक रेडियस के बाद पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और एटॉमिक रेडियस के लिए ही बेसिकली z इफेक्टिव हम लोग सीखे हैं, ये बात भी जान लो। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं ओवरऑल कि क्या होता है z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पे। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये फॉर्मूला से फाइंड आउट किया गया है। ड्यू टू विच आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आर पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस हैंस साइज डिक्रीजेस, मतलब क्या हुआ, z इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब ये हुआ नेट अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज भी छोटा हो जाएगा, तो z इफेक्टिव इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। अब हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो z इफेक्टिव क्या दिखता है कि रिमेन सेम है, मतलब सेम ही आ रहा है। तो अब अगर हम लोग अप टू डाउन जा रहे हैं तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं शेल नंबर इंक्रीज करते हैं,
जैसे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में जा रहे हो तो शेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो शेल नंबर के इंक्रीज होने से और जेड इफेक्टिव अगर सेम ही आ रहा है तो उससे दिक्कत ये होगी कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन जेड इफेक्टिव तो उतना ही है, नेट अट्रैक्शन तो उतना ही रह रहा है। तो उसके कारण से क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि मतलब अप टू डाउन आप जा रहे हो, शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, सेल नंबर इंक्रीज करने से डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से, बट जेड इफेक्टिव जो नेट अट्रैक्शन था वो वही है फोर्थ में, फिफ्थ में। इस कारण से साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसका कंप्लीट मजा जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको कहाँ मिलने वाला है, एटॉमिक रेडियस टॉपिक में।